नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुक्खू सरकार के 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। उसको लेके भाजपा ने बड़े हमले किए हैं। 6 साल को नाकाम कार्यकाल बताया है। वहीं सुक्खू सरकार ने 6 माह के कार्यकाल में 6 काम बड़े भी किए हैं, जिनकी प्रशंसा कांग्रेस कर रही है जगह जगह। तो वो जो 6 कार्य जो इन्होंने बड़े फैसले लिए हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूँ। पहले 6 बड़े फैसलों में एक तो ओपीएस का फैसला इन्होंने मजबूती के साथ केंद्र के साथ टकरा के उस फैसले को लागू किया। फिर अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय कोष की स्थापना की, जिससे अनाथ बच्चे भी अब कोचिंग ले पाएंगे, घूम भी पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। लगभग 6,000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और 60 साल की 2,31,000 महिलाओं को इन्होंने पेंशन में, जो पहले से उनको पेंशन मिल रही थी 1150 रुपये, उसमें बढ़ोतरी करके 1,500 रुपये कर दिया है। और ये विभाग को निर्देश दे दिए, फाइल उनके पास पहुंच गई है, वो भी लागू हो गए हैं। फिर हमीरपुर कर्मचारी चयन योग में जो धांधलियां चल रही थी उसको भंग किया है, ये भी एक बड़ा उन्होंने कदम उठाया है। हिमाचल को ग्रीन स्टेट का दर्जे में उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहे हैं, फिर ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि हिमाचल का आने वाले समय में इसको ग्रीन स्टेट के तौर पे जाना जाए। छठा, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि पहली बार बजट में वाटर सेस, मिल्क सेस आदि लगा के रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश की है। हालांकि उस पे मामला विवादों में है पड़ोसी राज्यों के साथ। एक, उन्होंने खाद्य तेल में लगभग 30 रुपए की कमी की है, जो बिक रहा है 30 रुपए से ज्यादा की कमी की है। वो कमी अचानक हुई है और उन्होंने पूरे खाद्य आपूर्ति निगम की बैठक करके प्रॉफिट देखे कि निगम प्रॉफिट में बहुत रहता है, इसका काम प्रॉफिट का नहीं है, ये लोगों को खाद्य तेल सही रेटों पे दे। और उनके जो 6 विफलताएं रही हैं, जो हमने देखा है रिजल्ट सारे, क्योंकि कर्मचारी चयन योग भंग होने के कारण लटक गए हैं। एक आधा रिजल्ट उन्होंने निकलवाया है, वो भी हमने जब चर्चा की अचानक मुख्यमंत्री जी जोश में आए और उन्होंने उसी दिन मीटिंग बुलाई। शाम को हमारी चर्चा हुई और अगले दिन उन्होंने मीटिंग बुला ली। और 1 लाख रोजगारों का जो बड़ा वायदा उनका, अभी तक 5200 के करीब पद उन्होंने मंत्रिमंडल से घोषित किए हैं, लेकिन वो अभी कब भरे जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। डीजल पर उन्होंने वैट बढ़ाया है 3 रुपए। 900 से ज्यादा संस्थान उन्होंने बंद किए हैं, जो भाजपा के जयराम सरकार ने खोले थे। आउटसोर्स पे हजारों लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। कुछ विभागों में कर्मचारी बाहर हुए हैं, जाहिर है। छठा, ओवरड्राफ्ट की स्थिति भी आई है, उनको झेलनी पड़ी है इस बार। ठेकेदारों की 6,000 करोड़ के करीब पेमेंटें लटकी पड़ी हैं। फिर विवाद कुछ और रहे हैं, सीपीएस, कैबिनेट रैंक बांटने का, कम समय में ज्यादा ऋण लेने का, व्यवस्था। जयराम ठाकुर जी ने तो दावा किया है, व्यवस्था परिवर्तन का दावा कर पुरानी सुविधाएं छीनने का सरकार काम कर रही है। शानन प्रोजेक्ट पे भी उन्होंने बात की है। कई चीजें हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों के साथ भी तनाव है। तो आज हम इन्हीं मामलों पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अधीर रोहाल जी, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कौशल जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। उमेश दत्त जी प्रवक्ता हैं प्रदेश के बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र मेहरा जी सीपीएम के बड़े नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। चमन राकेश जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। सभी पार्टियां आज एक मंच पे सुक्खू सरकार के 6 माह के कार्यकाल पर चर्चा करेंगे। तो मैं पहले अधीर जी के पास जाऊंगा। अधीर जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे अरसे से इस प्रदेश को देख रहे हैं, तो बाकी सरकारों की जहां तुलना करें, सुक्खू सरकार का ये 6 माह का कार्यकाल आपको कैसा लगता है? जी अधीर जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। राजीव जी, आपने देखा कि अब अगर हम कहें कि अब जो 6 महीने पहले शादी हुई थी, अब उसका हनीमून पीरियड बीत गया है जी। 6 महीने काफी होते हैं किसी सरकार के लिए समय देने के लिए। और अगर हम देखें तो इस सरकार और पिछली सरकार में ज्यादा भिन्नता नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री नए थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इस सरकार में भी वैसा ही है। पिछली सरकार की कैबिनेट में भी कमोबेश वही स्थिति थी। इस सरकार में भी सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पिछली सरकारों में मंत्री पद निभाने का अनुभव हासिल है। तो वो तो सरकार हुई एक सरकार के स्ट्रक्चर की। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अमला है, चलिए ज्यादा फेर बदल नहीं हुए, सारी स्थिति थी। आपने जिक्र कर ही दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम और बाकी जो चीजें थी, जो कांग्रेस ने दावे किए थे या वादे किए थे,
वो पूरा करने की स्थिति में कांग्रेस आगे बढ़ी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब 6 महीने बीत चुके हैं, वो हनीमून पीरियड सरकार का निकल चुका है। तो आने वाले दिनों में अब प्रदेश के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो बड़ी हैं। उसमें अब ये नहीं कह सकते, और जैसे हमने सुना कि पिछले 6 महीने में ठीक है, प्रदेश की वित्तीय स्थिति और पिछली सरकारों के समय का जो आर्थिक बोझ था इस सरकार के सामने आया है। पिछली सरकार में ज्यादा कर्जा लिया गया प्रदेश को चलाने के लिए। लेकिन जैसे 6 महीने में सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते रहे जगह जगह पे कि कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। तो देखिए, अगर नई नई शादी हुई है और शादी के 6 महीने तक तो चलिए मान लिए नए दूल्हे को पता नहीं चलता, वो मान सकता है कि भाई मेरे ऊपर ये चुनौतियां हैं। लेकिन अब आने वाले समय में ये जो कर्जे की जो चिंता है, ठीक है, लेकिन जो कर्जे का बार बार कहना कि हमारे ऊपर इतना बोझ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो प्रदेश की जनता अब इस तर्क को ज्यादा समय नहीं सुनेगी। क्योंकि अब अपेक्षाएं लोगों की ये रहेगी कि एक तरफ तो कांग्रेस के सामने चुनौती है अब अपनी 10 गारंटीज को पूरा करने की। ठीक है, वो उसे पूरा करे, किसी को कोई उससे चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, किसी ना किसी वर्ग का हित उसमें जुड़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रदेश का विकास है वो एक तरफ जरूरी है, क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है। और साथ ही साथ यहां पर जो सबसे बड़ी चिंता मेरी नजर में है कि प्रदेश में रोजगार, ठीक है, सरकार ने कहा कि 1 साल में 1 लाख रोजगार हम सृजित करेंगे। लेकिन उनके सृजन, और जब सरकार के 100 दिन भी पूरे हुए थे तब भी सरकार ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर 20,000 नौकरियां हम देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जैसा आपने आंकड़ों का जिक्र किया, तो वो सारी परिस्थितियां हैं। रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक हालात अब आने वाले समय में जो प्रदेश के हैं, उससे कैसे आप अच्छे ढंग से प्रदेश को आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि केंद्र की तरफ से साफ कहा गया है कि कई तरह की जो ग्रांट है उसमें रोकने का चैलेंज सामने आ गया है। केंद्र और प्रदेश के जो संबंध हैं वो एक अलग ट्रैक पर जाते दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, तो वहां पर केंद्र सरकार ने कहा कि जो सारी परिस्थितियां हैं उसमें हम जो प्रदेश की ग्रांट है उस पे कहीं ना कहीं अड़ंगा लगेगा। फिर जो न्यू पेंशन स्कीम का पैसा केंद्र के पास पड़ा है वो भी केंद्र सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होने हैं, सड़कें हैं, वो सारी परिस्थितियां सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने हैं। और प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा, वहां तक पर अभी तक सिर्फ एक ही मंत्री वहां से है। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार भी है। और सबसे बड़ी चुनौती जो अब लगभग 8-9 महीने रह गए हैं कि अब लोकसभा चुनाव सामने है। तो प्रदेश में कांग्रेस जो पिछली बार 4 सीटें हार गई थी, उन सीटों को जीतने के लिए किस तरह से आगे बढ़ती है, ये ये भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो आने वाले अब जो 4.5 साल है, इसमें अब चुनौतियां हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, और लोगों को अभी तक जो दिया गया है वो अगर आने वाले समय में और चीजें, लोगों के घरों के आसपास सड़कें, पानी, ये समस्याएं खड़ी होती गई, तो जो लोगों को दिया भी गया है तो लोग बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। तो आने वाले समय में ये ध्यान रखना होगा कि जो आपने दिया है उसके साथ साथ कुछ नया भी इस प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। जी, उमेश दत्त जी, विपक्ष के नजर से सुक्खू सरकार का 6 माह का कार्यकाल आपको कैसा लगा और इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उमेश जी कट गए हैं, तो मैं विजेंद्र जी से जानना चाहूंगा। विजेंद्र जी, विपक्ष इस कार्यकाल को कैसा देखता है? जैसा कि आपने प्रश्न किया और वरिष्ठ पत्रकार अधीर रोहाल जी ने भी बातचीत रखी है, उसी की कंटिन्यूएशन में आगे बात करना चाहता हूँ। वास्तव में जितना समय देना चाहिए था इस सरकार को वो जनता ने भी दिया है, और पक्ष तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी उस चीज को बड़ी संजीदगी से जो है इन पिछले 6 महीनों को देखा है। मैं ये समझता हूँ कि जो वायदे इस सरकार ने किए थे, उन वायदों पर ये सरकार उस तरीके से नजर नहीं आ रही है काम करते हुए। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बार बार मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे याद है पहले दिन जब वो आए थे मुख्यमंत्री बनकर, 3 बार उन्होंने इस बात का रेपिटेशन किया था कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन किस बात का? हिमाचल का अगर पूरे आकलन करेंगे आप, जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उसका जो पूरे सेक्शंस उसका आकलन अगर करेंगे, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, उसमें छात्र है, नौजवान है, महिला है, और बार बार जो इस बात को रेखांकित किया जा रहा है सरकार की ओर से कि हमने ओपीएस बहाली की है
और ओपीएस के जरिए ही ये बताने की कोशिश की जा रही है जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश की समस्याएं सबकी हल हो गई हैं। ये ठीक है कि ओपीएस बहाली हुई है, वो एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो ऑल इंडिया के जो आंकड़े हैं, लगभग 21 लाख के करीब जो है वर्क फोर्स है हिमाचल के अंदर, जो नेशनल आंकड़े हैं। तो जो ओपीएस के दायरे में जो अभी जो एनपीएस वाले जो लाए गए, वो 5% भी हिस्सा नहीं बनता है। तो 5% के लिए आपने एक कदम उठाया, लेकिन जो 95% जो बाकी हैं, जिसमें चाहे मनरेगा के वर्कर्स है, चाहे निर्माण मजदूर है, चाहे हमारे स्कीम वर्कर्स है, आशा के जिन्होंने कोरोना काल में एक बेहतरीन काम किया, चाहे आंगनबाड़ी के वर्कर्स है, मिड डे मील के वर्कर्स है, इंडस्ट्री फैक्ट्री के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, ये सारे लोग जो है पिछले 6 महीने में उस तरीके से इनके लिए कोई सरकार की तरफ योजना नहीं रही। जब बजट लाया गया था तो बजट भाषण में इस बात को रेखांकित किया गया था कि ये तमाम सेक्शंस को कुछ कुछ पैसा दिया जाएगा, जिसमें मिड डे मील, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी का जो वेतन में बढ़ोतरी की गई थी 500 रुपए की, इसी तरीके से जो है मनरेगा वर्कर्स की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरीके से जो है जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनकी दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तो बजट कब आया था हमारा? मार्च के महीने में। आज क्या है? आज महीना चल रहा है जून। एक भी पैसा जो बढ़ोतरी की गई थी, एक भी पैसा नहीं दिया गया है। किसी के भी वेतन में वो पैसा आया नहीं है आज तक जो बढ़ोतरी की है। तो मतलब घोषणाएं तो हो रही हैं, लेकिन घोषणाओं को जो अमली जामा पहनाने की जो बात है वो नजर उस तरीके से नहीं आ रही है। अब देखिए ना, आपकी 1500 रुपए की घोषणा की थी, वो घोषणा अभी यही बात चल रही है कि उस पर हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम उसको करेंगे, लेकिन समय बीतता जा रहा है और उस तरीके से जो है वो चीज पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूध पे जो है एक बात की थी कि 80 रुपया किलो जो दूध खरीदेंगे हम, गोबर को भी खरीदने की बात हुई थी, दूसरी चीजों की भी बात हुई थी। घोषणाएं काफी की गई थी, लेकिन घोषणाएं 4, 5, 6 महीने के बाद भी उस तरीके से धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। हिमाचल के अंदर कृषि भी भारी संकट में है। आपको मालूम है पिछले दिनों संसद के बाहर जो है हिमाचल के बागवान चले गए थे, उन्होंने वहां मोर्चाबंदी की थी। हाँ, बागवानों पे रेट, बागवान खुद रेट तय करेंगे, ये भी एक गारंटी थी इसमें। गारंटी कहा था उन्होंने, काम नहीं हुआ है, शायद आने वाले समय में हो। उस पर डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, उस पर सेमिनार्स हो रहे हैं, उस पर वर्कशॉप्स हो रही है, लेकिन धरातल पर काम उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोकेनिज्म में और एक्चुअल रियलिटी में फर्क होता है। सांकेतिकता जो है कि दिखाया जा रहा है कि हम ये करेंगे और उसके लिए 10 चीज में से एक चीज करके आप ये जाहिर करना चाहते हैं कि आपने 10 के 10 काम कर दिए, वो टोकेनिज्म है, वो सांकेतिक है। वो बात उस तरीके से बनेगी नहीं। ओपीएस बेशक हुआ है, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज है। आपको पता है बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हजारों कर्मचारी अभी आंदोलन पर है, वो भी मामला पूरी तरह से अभी सुलटा नहीं है। तो ये मैं विजेंद्र जी, आप इस सरकार को 10 में से 6 माह के कार्यकाल में कितने नंबर देंगे? नहीं, देखिए नंबर देने का तो सवाल है, उसका कोई पैमाना नहीं होता है और आपकी नजर में कैसा है? उसका कोई पैरामीटर भी नहीं है, उसका कोई बैरोमीटर भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लोगों को, क्योंकि पिछली सरकार से लोग जो दुखी थे, तभी सत्ता परिवर्तन होता। जब एक सरकार से, किसी भी सरकार से कोई आदमी दुखी है तो उसको सत्ता परिवर्तन कर देते हैं और दूसरी सरकार को ले आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल के अंदर जो स्थिति गंभीर हो रही है अभी, हिमाचल जो है बेरोजगारी के आंकड़े में भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले 3 स्टेट में आ गया है। लगातार ये चीज बढ़ रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज्यादा हिमाचल के अंदर बढ़ रहे हैं। उसके लिए जो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ही ये है कि नीतियों को पलटना है पूरी तरह से, व्यवस्था को ही बदल देना है पूरी तरह से। तो व्यवस्था जो अभी मजदूरों के खिलाफ थी, किसानों के खिलाफ थी, कर्मचारियों के खिलाफ थी, छात्रों के खिलाफ थी, नौजवान के खिलाफ थी, क्या ये सब कुछ पलट गया? कुछ नहीं पलटा, बल्कि एक काम करके आप 10 के 10 काम को जो है ये बताना चाहते हैं कि आपने 10 के 10 काम कर दिए, तो वो शायद ठीक बात नहीं है। जी, उमेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। उमेश जी, ये जो 6 माह का सुक्खू सरकार का कार्यकाल है, आप इसको अपनी पार्टी की नजर से विपक्ष के नाते कैसा देखते हैं? इसको माइक ऑन कर लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो रोहाल जी ने कहा है और आपने भी सरकार की उपलब्धियां भी और उसके जो नहीं वो कर पाए हैं वो भी आपने चर्चा की है। सीपीआईएम के जो लीडर यहाँ बैठे हैं, विजेंद्र मेहरा जी, उन्होंने भी बहुत चर्चा को आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि पहले अगर परंपरा को हम देखें तो सरकार के 100 दिन इसके ऊपर मीडिया चर्चा करता था और फिर सरकार का 1 साल
उसके ऊपर पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है सरकार का, वो और विपक्ष, ये सरकार की उपलब्धियां और सरकार के ड्रॉबैक्स को सामने लाता था। लेकिन ये पहली सरकार है हिमाचल प्रदेश में जिसके 100 दिन से पहले भी चर्चा शुरू हुई, 100 दिन पर भी चर्चा शुरू हुई, और आप जैसे मीडिया के जो बंधु हैं उन्होंने 6 महीने की चर्चा को भी इनवाइट किया है। और 6 महीने की भी चर्चा को इनवाइट करने का मतलब ये है कि सरकार जिस पक्ष को लेकर सत्ता में आई या जिन चीजों को लेकर सत्ता में आई और जैसा प्रदेश का माहौल होना चाहिए था, उसके अनुरूप, जनता के अनुरूप वो माहौल नहीं है। इसलिए ये चर्चाएं जो हैं वो आज इतनी जल्दी शुरू हो गई हैं। गारंटीज की बात अगर हम देखें तो जिन गारंटीज को लेकर जनता को भ्रमित किया गया और सत्ता को प्राप्त किया गया, वो गारंटीज आज दिखाई नहीं दे रही हैं। आपके आंकड़े ही बोल रहे हैं कि 1500 रुपया वो मिला जो 1150 मिलता था और बाकी जोड़ दिया गया उसमें। जी जी उमेश जी, 10 गारंटियों का तो एक बदहाली ऐसी है कि जिसका रोना खुद जो है वो मुख्यमंत्री जी रो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एक और समय में सब पूरा करेंगे, रोजगार पूरा करेंगे, अभी समय दो। मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना है। रोजगार की परिस्थिति प्रदेश से आज सबके सामने है, और सबसे बड़ी बात जो प्रदेश का माहौल, जो क्राइम बढ़ रहा है, चंबा की घटना को अगर हम लें, कांगड़ा में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं, देहरा के पास ऊना जिला में जिस तरह से एक लूटपाट की घटना हुई है, ऐसी कई घटनाएं जो हो रही हैं, तो प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो आज लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने की है, और जनता आज सवाल पूछ रही है कि हमारे 1500 रुपया कहाँ है। जनता ये कह रही है कि हमसे 80 रुपए किलो और 100 रुपए किलो दूध कब आप खरीदेंगे। जनता ये भी पूछ रही है कि हमने गोबर के ढेर लगा रखे हैं, उनको कब आप लोगे। तो ऐसे सारे विषयों पर जनता आज प्रश्न कर रही है। और जो आप अगला प्रश्न करने वाले हैं, जो आपने विजेंद्र जी से भी किया कि कितने नंबर देंगे आप, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी 2024 में जो चुनाव आएगा तो उसमें नंबर जनता देगी, और जनता का रुझान आना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 4 में से 4 सीटें जीतेगी, और उसी से आंकलन जो है वो नंबर्स का हो जाएगा। जी उमेश जी, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये ताले लगाने वाली सरकार है। उनका अभिप्राय है जो इतने इंस्टीट्यूशन बंद किए गए, लोगों की सुविधा छीनी गई। उनका ये कहना था कि लोगों को सुविधा तो देनी दूर थी, सुक्खू सरकार ने जो सुविधाएं उनके घर द्वार पे, चिकित्सक कोई हॉस्पिटल खोला, कोई स्कूल खोला, कोई पटवारी बिठाया, कोई तहसील खोली, कोई विकास खंड कार्यालय खोला, वो बंद किए गए हैं। तो लेकिन आपकी पार्टी इसको लेके कोई बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश में खड़ा नहीं कर पाई है उमेश जी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 100 दिन दिखा नहीं है डॉक्टर साहब। 100 दिन से पहले ही, सरकार के 100 दिन पहले होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर थी। आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर आए, और जहां जहां तालेबंदी हुई, जहां जहां डीनोटिफिकेशन की गई संस्थानों की, वहां जन प्रतिनिधियों के कहने पर, लोगों की मांग पर वो सारी चीजें खोली गई थी, जिनको सरकार के आते ही बंद कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करके वहां पर आंदोलन किया है, और उसकी मजबूरी में कई जगह संस्थानों को खोला भी गया है। मैं पालमपुर का उदाहरण बता रहा हूं कि हमने बीडीओ का ऑफिस खोला, इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन जब दबाव पड़ा तो फिर वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर उसकी घोषणा फिर से की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है। कल भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इस सारे विषय के ऊपर फिर से कहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन जनता देख रही है। जिन गारंटियों को लेकर कांग्रेस आई थी, वो जनता आज पूछ रही है। जगह जगह से वीडियोज आ रहे हैं, जगह जगह से लोग अपनी फेसबुक और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं। अलग अलग तरह के मीम्स बनाते हुए लोग पूछ रहे हैं कि हमारे 1500 रुपए कब आएंगे, हमें नौकरी कब मिलेगी। चयन आयोग को, चयन आयोग के माध्यम से नौकरियां मिलती थी, आपने उसको ही बंद कर दिया।
उसमें भ्रष्टाचार था, उसमें कोई आदमी ठीक नहीं है, उसको जेल सलाखों के पीछे किया जाए, लेकिन उसको बंद करना कहीं का न्याय नहीं है। उसके माध्यम से नौकरियों का चयन होना था, आज वो सारा बंद पड़ा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इन सारे मुद्दों पर बैकफुट पर है, और जनता इसका निर्णय आगे आने वाले समय में करेगी। जी, आस्था जी, आप इस सरकार के कार्यकाल को 6 माह का कार्यकाल, हनीमून पीरियड अब खत्म है, जो बार-बार आप भी जिक्र करते हैं कि हनीमून पीरियड अब खत्म है, वो हो गया है खत्म। तो उसका आकलन किस तरह से करते हैं आप? जी आस्था जी। देखो डॉक्टर साहब, मैं तो काफी बार, हम लोग चुनाव से पहले भी काफी बार यही बार बात बोलते थे कि देखिए ये जो सरकारें बदलती हैं, जो अगर आप देखेंगे तो कल भी इससे पहले वाली चर्चा में भी एक विषय यही आया था कि कोई भी ज्यादा फर्क होता नहीं इनके वर्किंग स्टाइल में। केवल और केवल अगर आप देखेंगे कुछ चहेते लोग जो हैं वो रिप्लेस होते हैं, बस कुर्सियां इधर से उधर होती है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप देखिए, आप देखो आज की डेट में कैसे पता लग सकता था कि सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए था कि क्या यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वहां पे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में कुछ ऐसे युवाओं की भर्तियां हुई है जिसको हम लोग कह सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने 1 लाख घोषणा की थी, वो तो चुनावी एक जुमला ही मान लीजिए आप, लेकिन धरातल पर तो वो भी कहीं पे भी नहीं आई है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन्होंने बंद कर दिया है। और आपके पास बाकी प्राइवेट सेक्टर में अभी तो फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर आए हैं उसमें, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर या ये जो हमारा प्राइवेट कार सेक्टर है, उसने अच्छा एक वो दिया है। और सोने के बारे में भी ये अभी रिपोर्ट आई है कि अब इस साल जो सोने की जो सेल है वो कम हो जाएगी। इकोनॉमिक उस पे आप देख रहे हैं, सेब बागवान के क्या हालत है, किसानी का यहाँ पे क्या बुरा हालत है। अभी और चिंताएं बढ़ेगी, जो मैं बार बार आपको और इन लोगों को भी समझा रहा हूं कि अब हमारे को रियली, और इसमें दूध का धुला कोई नहीं है, भाजपा से ये जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट का जो फेलियर्स हैं अब जाकर के ये सामने आ रहा है। और इनको अब की सरकार के लिए बिल्कुल ये जो स्थिति है, हाथ थोड़ा सा जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये पानी से मतलब अब जो घुटने से ऊपर जो है गले तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है। अभी इनको इसी साल में अगले 31 मार्च से पहले पहले 11,000 करोड़ की लाइबिलिटीज, जैसी उस दिन भी बात हुई थी, इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल वापस देने हैं, बहुत है, बहुत 6-7 हजार करोड़ ठेकेदारों का पड़ा हुआ है। अब आप बताइए किसानों के लिए कहाँ पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहाँ पैसा है, रोजगार के लिए कहाँ पे इनके पास पैसा है। आप बाकी गारंटियां तो अभी भूल ही जाइए कि सरकार वो कर भी पाएगी, पूरी कर पाएगी। बट हम ये कह रहे हैं, सरकार को बार बार चेता है कि हमारे यहाँ नशा कारोबार के बाद युवाओं ने जो स्टेप्स लिए, गलत लिए, अच्छे लिए, उसके बाद अब बेरोजगार जो ये क्राइम रेट जो बढ़ता है, इसमें बहुत बड़ा रोल एक बेरोजगारी का भी होता है। तो हमारी चिंताएं किसान वर्ग और युवाओं को लेकर के ज्यादा है कि सरकार को अब जा करके इनके लिए धरातल पर जब तक कुछ दिखता नहीं है, और अभी तक की जो सरकार है बिल्कुल भी वो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वाकई एक बहुत अच्छा वर्क इनका है, वो तो नहीं माना जाएगा, लेकिन कोशिश जरूर कभी कभी बीच बीच में दिखती है कि हाँ ये कोशिश थोड़ा शायद इस स्टेप से कुछ अच्छा हो जाए। और मैं जैसे कि भाजपा वाले कह रहे थे, हाँ बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं, भाजपा ने केवल और केवल वो चुनावी घोषणाएं थी, अगर वो इंस्टीट्यूशंस उसको एक बार आप देख लेंगे, हम ये तो नहीं कह रहे थे कि भाई बिल्कुल, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स बंद करने के फेवर में हम नहीं है, लेकिन जब आप कॉलेज को अनाउंस करते हैं तो कम से कम एक वहां पर के एक सर्वे तो हो कि क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे इतने होंगे कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएंगे, फिर वहां पे रिसोर्स जाएगा, टीचर्स जाएंगे, कर्मी जाएंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप 6 माह के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए मार्क्स तो वो तो एक जजमेंट होते हैं, जैसे विजेंद्र जी बोल रहे थे, हम लोग तो नहीं होते हैं, उसमें तो जनता होती है, डेमोक्रेसी में तो नहीं, आप भी जनता का मार्क्स नहीं चलता है। बट हाँ, जनता के बीच में अब जो सुबजुबोहाट है, जो छटपटाहट है, वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर एक लोग 3-4-5 महीने तक सरकार को मौका देना भी चाहिए, और एक बनता भी है मौका। लेकिन एक बात बड़ी हंसी की आ रही है कि मान लीजिए, जैसा वो बोल रहे थे, अब मान लीजिए कहीं से आपके पास शादी की, आपने, आपको पता था कि दुल्हन के साथ भाई क्या क्या लाइबिलिटीज और वो आते सारे आते हैं, नखरे भी सहने पड़ते हैं।
और सारे के सारे एडजस्टमेंट भी करनी है, वो फ्लैट भी लेना है, अगर गाड़ी चाहिए तो वो भी चाहिए। ये तो इनको सरकार को मालूम था कि हमारे पास जो पीछे से लाइबिलिटीज आएंगी वो लगभग 76,000 करोड़ की वो आएंगी, दोनों ही पड़ेंगी अब जी। और उसके साथ साथ अगले जो प्रोविजंस हैं, आप जब बजट में गए थे उस समय तो आपके पास काफी लोग ऐसे थे जो आपको ये बता सकते थे। हाँ, एक अच्छी पहल ये थी कि हमारे पास जो पावर प्रोजेक्ट्स का मामला है, हालांकि हम लोग मानते हैं कि उसपे हिमाचल को वो जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए। और एक थोड़ा सा अनफेयर मेरे को जो सेंट्रल पार्ट पे लगता है वो ये लगता है कि जितने भी, चाहे वो SJVN का आप देख लें, वो रिकॉर्ड 8,200 कुछ करोड़ के उस पे चली गई है प्रॉफिट पे पिछले उसमें। तो वो उसमें हिमाचल का शेयर जो है कुछ ज्यादा बढ़ना चाहिए था। एक इनिशिएटिव जो सरकार की ओर से अच्छा मुझे लगा वो ये था। और मुख्यमंत्री ने दूसरा ये है उठाया है जी, बाकी अब जा करके इनको बहुत एग्रेसिवली जो भी करना है थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। 6 महीने बाद 7 महीने बाद फिर से वही लोकसभा का प्रेशर, ये सब आ जाएगा। अब प्रेम जी बड़े पेशेंस से सुन रहे हैं, इनकी पार्टी सत्ता में है इसलिए विपक्ष पहले बोला है, वरिष्ठ पत्रकार ने भी अपनी राय रखी है कि कैसा कार्यकाल था। तो प्रेम जी चुनौतियां तो 6 माह में भी रही, आगे भी रहेंगी। मैंने 6 बड़े फैसले भी बताए और 6 बड़े फेलियर भी बताए जो अब तक आए हैं, कुछ विवादों का भी मैंने जिक्र किया। लेकिन मेरा जो पहला एक सवाल आपसे ये रहेगा कि 6 माह के कार्यकाल के बाद जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, JP नड्डा तक, डॉक्टर राजीव बिंदल और पूरा ही एक अमला लगभग भाजपा के बड़े नेताओं का बरस रहा है, इस कार्यकाल को फ्लॉप शो बता रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कौन बोला है? लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले हैं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी बोले हैं सिर्फ, और कुछ पार्टी के छुटपुट जगहों पे जिलों में पदाधिकारी बोले हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जो पार्टी को डिफेंड करना चाहिए था सरकार को, आपके ना मंत्री बोले हैं, ना आपकी PCC प्रेसिडेंट उस पर कुछ बोली है, ना डिप्टी CM बोले हैं। ये मौन क्यों है? उपलब्धियां बताने का जब समय है, जब विपक्ष घेर रहा है, तो ये चुप्पी क्यों साधी गई है? जी प्रेम जी। चुप्पी तो कहीं नहीं है जी, चुप्पी दिख रही है ना, मीडिया रोज अखबार पढ़ते हैं, वो दिख नहीं रहा कुछ भी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री रोज अपनी बात रखते हैं, उप मुख्यमंत्री के भी बयान लगातार आते हैं। सरकार में बैठे 2 मंत्रियों का आपने जिक्र किया, इसके अलावा भी मंत्रियों के कार्यकाल की टिप्पणी पे बोल रहा हूँ कि जो विपक्ष की ओर से उठाई गई है उसका जवाब माकूल तौर पे नहीं दिया गया है। हाँ, देखिए ऐसा है, विपक्ष से तो हम ये आशा भी नहीं करते कि वो प्रशंसा करेंगे सरकार की। विपक्ष की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इन लोगों को, विपक्षी नेताओं को और विपक्षी पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता ने हाल ही में नकारा है। हनीमून पीरियड की आप बात कर रहे थे, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की सरकार ने अपने शुरुआती जो दौर है उसको हनीमून पीरियड के तौर पे लिया। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ, फ्रॉम डे 1 सरकार जो थी वो एक्शन मोड में थी। और पहले दिन से ही ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष ने कोई 6 महीने इंतजार किया हो, कोई रियायत कांग्रेस की सरकार को दी हो। पहले दिन से, जिस दिन मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी थी। तो हनीमून वाला कंसेप्ट जो है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। सरकार पहले दिन से जो थी वो एक्शन मोड पे है। और रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो अभी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, इनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई और इस दौरान जयराम जी ने, नड्डा जी ने, अनुराग जी ने, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर जो है वो टिप्पणियां की हैं। विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इसके पीछे की मजबूरी जो है वो एक्चुअली समझनी पड़ेगी। इसके पीछे की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की ये है कि बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनावों में हार का स्वाद चखने के बाद अब लोकसभा के चुनाव सिर के ऊपर हैं। और जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप के अंदर जो है वो घबराहट है। केंद्र की सरकार की जो असफलताएं हैं उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कवर करे, उसके लिए इन्होंने एक तरीका खोजा है कि हिमाचल प्रदेश की जो नवगठित कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसके ऊपर प्रहार किया जाए, उसकी कार्यप्रणाली जो है उसको लेकर प्रश्न खड़े किए जाएं। ये जो 10 गारंटियों की चर्चा बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, और आज के इस पैनल में मौजूद जो हमारे आदरणीय सारे अलग अलग पार्टियों के वक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने भी चर्चा की। ये 10 गारंटियां
ये मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे साथी कह रहे थे कि एक गारंटी को पूरा करके ये ऐसा प्रभाव देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमने सब कुछ कर दिया। ऐसी बात नहीं है भाई। एक गारंटी को पूरा करने का हमने 10 गारंटियां दी थी, एक को पूरा किया है, 9 गारंटियों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 1500 रुपए महिलाओं को पेंशन देने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ पैसा डाल के पुरानी जिनको महिलाओं को पेंशन मिल रही थी उनका 1500 करके श्रेय लेने की कोशिश करी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जिन महिलाओं को पहले से पेंशन मिल रही थी उनको 1500 क्या उस कैटेगरी से बाहर रखा जाए? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फेस्ड मैनर में ये 4 सालों के अंदर पूरी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का फैसला किया है और उस दिशा में ये पहला कदम जो है सरकार ने आगे बढ़ाया है। रही बात आपका गोबर खरीदने की, दूध खरीदने की, तो ऐसा तो नहीं है कि इधर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेंगे और उधर से घरों से जाके गोबर उठा के इकट्ठा करके उसको डंप करना कहीं शुरू कर दिया जाएगा। गोबर का जो योजना सरकार लेके आई है, जो वादा हमने किया है उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है जो रातों रात नहीं हो सकता। उस योजना के ऊपर सरकार और हमारा जो पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, ये मिलकर काम कर रहे हैं। इसका एक कलेक्शन सेंटर बनेंगे, प्रोसेसिंग इसकी कहाँ करनी है, वो सारी चीजें होनी है। ये वादा है, इसको पूरा करेंगे। रही दूध वाली बात, उस पर भी यही चीज लागू होती है। अभी आपने देखा पीछे कांगड़ा के दौरे पे मुख्यमंत्री थे, तो वहां जो एक मिल्क प्लांट लगाने की योजना है उसका दौरा भी किया जी, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये कोई रातों रात करने वाले काम नहीं, योजनाओं को धरातल के ऊपर रातों रात जिनमें काम करने की ऐसे करते रातों रात उनको धरातल पे नहीं। लेकिन एक परंपरा रही है, जब भी कोई नई सरकार बनती है, जब उसके 100 दिन पूरे होते हैं तब भी वो एक अपनी उपलब्धियां सारे विभाग, मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री करते हैं, और 6 माह पे भी करते हैं और 1 साल बाद भी करते हैं। लेकिन 6 माह कार्यकाल को आज शायद 3-4 दिन हो गए, है ना। लेकिन कोई भी मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियों का जिक्र अभी तक नहीं कर पाया है। कोई मंदिरों के दर्शन कर रहा है, कोई पुराने शिलान्यास या उद्घाटन जो पुराने काम चले हुए थे उनके कर रहा है, कोई प्रदेश से बाहर है, कोई दिल्ली के दौरे कर रहा है। तो ये पहली बार ये देखा गया है। और प्रोटेक्ट जो सीएम को और सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मतलब इतना बड़ा हमला बोला है। और विक्रमादित्य सिंह ने ठीक कहा है कि बड़ी सड़क छाप जैसी भाषा का प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री जयराम को नहीं करना चाहिए। वो फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड नेता का उनको करार दिया गया। ये आपका एक मंत्री बोलता है, बाकी मौन क्यों है? सवाल ये है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर साहब एक बात में बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार की आलोचना होती है, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई प्रहार होता है, तो निश्चित तौर पर वो पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर है, क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल को बना के ही सरकार बनती है। तो ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री के ऊपर हमला है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं कोई आलोचना कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो वो उनका प्रहार सारी सरकार के ऊपर है, पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा, किसी ने कर दिया, कोई आने वाले समय में करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक रोजगार की बात को लेके सबने चर्चा की, और जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था हमीरपुर में, इसको लेके भी चर्चा हुई। उमेश छोटे भाई मेरे कह रहे थे कि इसको बंद करना जो था वो उचित कदम नहीं था। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को तो रोजगार के मसले के ऊपर मैं समझता हूँ कि बात करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ, 5 वर्ष के शासनकाल में इस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ, नौकरियों में इतनी धांधली हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई, एक के बाद एक जो थी वो सारे घोटाले, सारी जो इसमें हेरा फेरियां थी, सारी जो इसमें अनियमितताएं थी, वो उजागर होने लगी। और इस सारे घटनाक्रम ने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसको प्रभावित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सही है कि इन 6 महीनों में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो प्रभावित हुआ है, लेकिन इसी महीने में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसी महीने के अंत तक ये जो वैकल्पिक व्यवस्था जो सरकार करने जा रही है, जो फुल प्रूफ सिस्टम जिसमें होगा, जिसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी कि इस तरीके की धांधलियां, इस तरीके से पेपर लीक, पेपर बेचने के काम जो है दोबारा हो सके, वो व्यवस्था शुरू होगी और रोजगार जो हमने कहा है वो मिलेगा।
मैं अधीर जी से यही जानना चाहूंगा, अधीर जी जब भी अटैक होता है, अभी भी अटैक हुए इस सरकार की कार्यशैली को लेके, विपक्ष ने भयंकर अटैक किए, लेकिन मैंने अभी प्रेम जी का आपने सुना है सारा, सिर्फ विक्रमादित्य सिंह उद्योग मंत्री, दो लोग सिर्फ एक डाल बने, कहीं ना कहीं एकजुटता की मंत्रिमंडल में विधायकों में कमी दिखी है। और अपने विभागों की 6 माह की उपलब्धियां तो किसी ने बताई नहीं अभी तक, ये पहली बार उसका परंपरा रही, आपको भी पता है इस चीज का, ये क्या कारण होंगे अधीर जी? ये बिल्कुल राजीव जी, आप देखिए कि परसों भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जी जो दावा किया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो संभावित सी बात है कि इस देश की आबादी अब दुनिया में सबसे ज्यादा है और 2019 में सबसे ज्यादा वोट हैं भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, तो बड़ी पार्टी ही होगी। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में आते हैं, जी और जिस तरह उस जिले में जगत प्रकाश नड्डा की रैली असफल हुई है, तो उस मसले पर भी जो कांग्रेस को एक सीधी बात कहनी चाहिए थी, साफ जी, नहीं स्थिति अटैक नहीं सामने हो रहा, लानी चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल भी वो जो चीजें हैं जहां भाजपा पूरा मौका दे रही है। हालांकि होता यह है कि जो भी सत्ता में होता है उसकी 10 खामियां सामने आती हैं, छोटी छोटी खामियां भी, लेकिन जो जी बड़ी खामी या बड़ी कमजोरी सामने दिखती हैं, तो सामने ये बात कही जा सकती थी कि आप अगर कांग्रेस कहती कि सामने भाई ये स्थिति आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की और ये समर्थन आपको कांगड़ा जिले में मिल रहा है, तो ये सारी स्थितियां हैं। अभी जो भाजपा की तरफ से हमले हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है हम सभी जानते हैं बड़े संगठित सुनियोजित तरीके से अपना प्रचार करती है, और जब भी हमला बोलना है तो एक मोर्चे से नहीं होता, वो इनके जिला स्तर के नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेता और विपक्ष के नेता हमला करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस है, जो ऐसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जो पहले भी जिनका अनुभव रहा है मंत्रिमंडल में। तो अब ये समझना होगा कांग्रेस को भी कि देखिए, प्रशासनिक और गवर्नेंस के मॉडल को देने के साथ साथ आपको प्रदेश में विपक्ष का भी सामना करना है, और वो जो सामना करना पड़ेगा वो मिलजुल कर करना पड़ेगा। आप देखिए कि केंद्र के स्तर पर पिछले 9 महीनों में आज तक, पिछले 8.5 पौने 9 साल में भारतीय जनता पार्टी एक्शन में होती थी, कांग्रेस को रिएक्शन देना पड़ता था। लेकिन केंद्र में परिस्थितियां ये है राष्ट्रीय स्तर पर कि कांग्रेस क्यों भी कहती है, उसके बाद रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का आता है। तो वो सारी परिस्थितियां प्रदेश के नेताओं को भी उसी मॉडल पर चलना पड़ेगा जी, कि अगर समझेंगे आपस में बिल्कुल मिलजुल कर काम नहीं करेंगे या बिल्कुल, थोड़ा विपक्ष सा का टाइम जवाब नहीं लगेगा। देंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। जी मैं ये कह रहा था, ये जो जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है, ये इसकी पृष्ठभूमि में एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि लगातार नड्डा क्योंकि हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, तो पिछले जितने चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के थे या भारतीय जनता पार्टी की जो भी गतिविधि रही, उसकी पृष्ठभूमि में नड्डा जी की रणनीति रही, और उस रणनीति में नड्डा जी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में फ्लॉप हुए हैं, असफल हुए हैं। इसलिए अब उनकी अपनी निजी प्रतिष्ठा जी जो है वो दांव पर है, जिसको बचाने के लिए जी, उनकी सक्रियता उनकी मुझे उनकी समझता रैली हूँ में कि भी भीड़ नहीं हिमाचल जुटी, प्रदेश में नजर आ रही है। यही कह रहे थे अधीर जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि सुक्खू सरकार का 6 माह का कार्यकाल कैसा रहा, खट्टा मीठा रहा, कुछ उपलब्धियां भी रही, कुछ फेलियर भी रहे, लेकिन अभी बहुत समय है, 4.5 साल का और समय है लगभग। गारंटियों की बात हो रही है, विपक्ष घेर रहा है गारंटियों पे, बार बार की गारंटियां पूरी नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि 6 माह के कार्यकाल पे कोई भी मंत्री अपनी उपलब्धियों को लेके उसका व्याख्यान ना मीडिया को दे पाया है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाया है। और वहीं जो हमले जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, डॉक्टर राजीव बिंदल सहित सभी नेताओं ने भाजपा की तरफ से किए हैं, उनका जवाब सिर्फ 2 मंत्री दे रहे हैं, बाकी मंत्री मौन धारण किए हुए हैं, विधायक मौन धारण किए हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुप है। कुछ एक पदाधिकारियों ने जरूर जवाब दिए हैं जिला स्तर पे, लेकिन ये चुप्पी क्यों है? क्या एकजुटता की कमी है कांग्रेस में? सुक्खू सरकार के ऊपर आर्थिक संकट ज्यादा है, आने वाले समय में गारंटियां पूरी करना भी चुनौती है, लेकिन फिर भी एक दृढ़ इच्छा के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मैदान में डटे हैं, और आने वाले समय में वो आर्थिक परेशानियों का मुकाबला भी कर सकते हैं, बतौर कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी उनका पूरा सहयोग करे। आज आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।